नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस प्लेटफॉर्म पर जिसमें आप नीट के लिए स्टडी करते हैं। तो इस सेक्शन में हम लोग अब 12th क्लास के लिए फिजिक्स का चैप्टर ऑप्टिक्स वो शुरू करने वाले हैं। और आप अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 3 से 4 मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन आपको ऑन एन एवरेज 45 में से 3 या 4 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में रिसेंट ट्रेंड के अनुसार ये देखा गया है कि रहता है, कभी कभी 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स का सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स दो पार्ट में इसको बांटा गया है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज ऑल्सो नोन एज रे ऑप्टिक्स, और फिजिकल ऑप्टिक्स को उसी तरह से आप वेव ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप शुरू में हम लोग क्या क्या इसमें काम करेंगे, एक तरह का फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले लाइट के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे, उसके बारे में, उसके कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग आएंगे रिफ्लेक्शन पार्ट पर। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर होगा और बाय कर्व मिरर। कर्व मिरर में भी आप जानते हैं कि दो तरह के मिरर होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो दोनों तरह के मिरर से रिफ्लेक्शन की स्टडी होगी। फिर हम लोग इन करेंगे रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में, उसमें भी आपको प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन आएगा, दूसरा एक कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन आएगा। ओके, तो वो भी देखेंगे। देन वी विल डिस्कस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, टीआईआर के नाम से भी जाना जाता है, और इसके फिर एप्लीकेशन को भी देखेंगे। फिर लेंस एंड प्रिज्म थ्योरी को भी हमें देखना है, और फिर लास्ट में फाइनली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर इस रे ऑप्टिक्स से आपको अगर एज सच कहा जाए तो देखिए, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आपको हमेशा टीआईआर से और इसके एप्लीकेशन से दिख जाता है नॉर्मली इन जनरल। लेंस और प्रिज्म थ्योरी को मिला करके एक क्वेश्चन, ज्यादातर लेंस पार्ट ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इन दोनों को मिला करके मैं एक क्वेश्चन मानता हूं, और एक क्वेश्चन आपको हमेशा यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर टीआईआर से, लेंस से अगर पूछ ही दिया तो मान के चलिए कि फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से तो एक श्योर है आपका। लेंस और प्रिज्म में भी है कि लेंस से लगभग लगभग आ ही जाता है हर साल रिसेंट ट्रेंड के अनुसार। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर, ये भी अगर आप गौर से देखोगे तो आ ही जाएगा। बहुत रेयर चांस होगा कि कभी कभी ना आए, तो मैं इसको 0 to 1 कर देता हूँ। फिर इधर भी रिफ्रैक्शन के भी वही चांसेस होते हैं, 0 to 1, कभी आया तो ठीक, इधर से भी 0 to 1 आया तो ठीक, नहीं तो एक क्वेश्चन। और यहाँ इंटरफेरेंस से आपको हर साल एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इंटरफेरेंस का एक्चुअली एप्लीकेशन वाईडीएसई है, तो मैं यहाँ पर आपको दूंगा वाईडीएसई में एक क्वेश्चन, और ये दोनों आपस में रिलेटेड ही है, इसलिए ऐसा करें आप कि इसको मिला करके एक क्वेश्चन लिखें। ठीक है, डिफ्रैक्शन से अगर आया तो ठीक, नहीं तो एक क्वेश्चन, और पोलराइजेशन से भी आया तो ठीक, नहीं तो एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट को समझना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो आप यहाँ पर डील करते हैं वो लाइट की ही होती है। लाइट की दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो कि वेव नेचर को शो करती है, और दूसरी है कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है जिसमें लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, स्ट्रेट लाइन में कहीं भी वो इधर उधर जा रही होती है। सेम मीडियम की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो इंट्रोडक्शन टू लाइट के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उन सब के बारे में। और रिफ्लेक्शन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इसमें भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पकड़ा जाता है। रिफ्रैक्शन को भी समझेंगे, और इसी रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन है ये टीआईआर। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन और टीआईआर को मिला करके देखा जाए तो आपको एक क्वेश्चन आपको लगभग लगभग हर साल पकड़ा ही जाएगा। और बिना रिफ्रैक्शन समझे आप ना टीआईआर समझ पाएंगे, ना लेंस, ना प्रिज्म, ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की थ्योरी, है ना। इसलिए ये सब काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग बारी बारी से सबको देखेंगे। ऑन एन एवरेज मिला जुला करके सबसे देखा जाए तो 3 या 4 क्वेश्चन, और कभी कभी 5 भी, जैसा मैंने कहा, और एक आध साल तो 6-6 क्वेश्चन तक पूछ दिए गए थे। तो वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन मार्क्स वेरी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना ऑप्टिक्स का पार्ट, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या जिसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं, इसकी बात करेंगे। और जैसा कि मैंने इसमें कहा, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट थोड़ा सा लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। तो हम लोग ऑप्टिक्स की बात शुरू करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ज्योमेट्रिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो लाइट की जो भी प्रॉपर्टीज है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में, जैसा कि अभी हमने पीछे सिलेबस में देखा था कि रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा, है ना, टीआईआर करेगा, तो ये सारी जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है उनको हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी में रखते हैं।
तो लाइट की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको वही इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इस तरह की चीजें आ जाती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज का हम लोग जिस साइंस के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वही क्या कहलाया आपका ऑप्टिक्स कहलाया। सिंपल है। अभी देखिए बात करते हैं, क्योंकि आप लाइट के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं तो चलिए लाइट है क्या इसको जरा सा समझते हैं। तो एक्चुअली में इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, EMW भी शॉर्ट में आप इसका नाम क्या देते हैं आप, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ लाइट के साथ एसोसिएटेड होगी। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, तो ध्यान दीजिएगा कि ये प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट मतलब देखने की संवेदना, है ना, सेंसेशन ऑफ साइट बाय इंटरिंग इन आवर आईज। तो हमारी आंखों में जब ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चला जाए कि हमारे आंखों में ये सेंसेशन ऑफ साइट हो जाए, हमारी आंखें चीजों को देखने के योग्य हो जाएं, है ना। याद रखिएगा लाइट खुद दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स को देखने के लायक बनाता है, ऑब्जेक्ट्स को विजुअल बनाता है, ऐसे कह सकते हैं, आंखों को देखने के लायक बनाता है। लेकिन कब, जब ये आंखों में इंटर करेगा तब। तो सिंपल सा एक बार फिर से, तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैज एन यूनिक प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट बाय इंटरिंग इन आवर आइस। हमारी आंखों में जब आएगा तो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल होगा। तो अगर जैसे लाइट एकदम से गायब हो जाए, रात का समय हो, 12-1 बज रहा हो, घना अंधेरा हो और लाइट नहीं है, एकदम अंधेरा है, तो देखते हैं आप ऑब्जेक्ट्स तो अपनी जगह पर ही रहते बट वो हमें नजर नहीं आते। लेकिन अचानक से आप बल्ब जला दीजिए, स्विच ऑन कीजिए या फिर लाइट आ जाती है वहां पे, तो सारी चीजें आपको दिखने लगती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स को विजुअल बनाने का काम जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेगा वही क्या कहलाएगा, लाइट कहलाएगा। ओके, चलिए हमने बात की यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ताइए थोड़ा सा उसके बारे में भी देखेंगे, बाकी डिटेल में आपको मॉडर्न पार्ट में देखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो कौन कौन होते हैं जरा देखिए उसको। गामा रेज, जिसके बारे में आपने सुना, ये रेडियो एक्टिव रेज होते हैं। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जिसको यूवी रेज बोलते हैं, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो रेज और वेव्स आप सेम सेम मीनिंग लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। अच्छा, ये स्पेक्ट्रम जो है आपको ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप रेडियो वेव से होते हुए इस तरह से गामा रेज की तरफ आएंगे तो फ्रीक्वेंसी जो होती है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बढ़ती जाती है। क्योंकि वेव में कैरेक्टरिस्टिक होता है, मालूम होना चाहिए आपको कि हर वेव का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसके पास कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ वेवलेंथ होगा। तो जो फ्रीक्वेंसीज है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी और उसी तरह से एनर्जी भी हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी कह लो, एनर्जी कह लो, तो यहाँ पे मैं ये फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी को भी एसोसिएट कर देता हूँ, एनर्जी ऑब्लिक फ्रीक्वेंसी। ये इंक्रीज करेगा कब, जब आप रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ आओगे। तो ये सीरीज आपको याद रखना होगा हर हाल में, ठीक है। तो 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी सबसे हाई होगी, देन उससे कम होगा एक्सरे का, उससे कम होगा अल्ट्रावायलेट का, उससे कम होगा विजिबल रेज का, उससे कम होगा IR का, उससे कम माइक्रो का और सबसे कम रेडियो वेव्स का। ठीक है, तो इस तरह से रेडियो से गामा की तरफ आओगे, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ये सब बढ़ती जाती है। उसी तरह से ठीक उल्टा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फिर वेवलेंथ क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो अगर आप गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाओगे तो उस तरफ आपका वेवलेंथ बढ़ता चला जाएगा। ओके, लेकिन रेडियो वेव से अगर आप आओगे गामा रेज की तरफ तो वेवलेंथ क्या होगा, वो कम होता जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ कम होगा, एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो इस तरह की बातें होगी। अब आप कहोगे सर आपने तो चलो बात करनी थी हमें लाइट की, बट आपने जो ये सब लिखा है इसमें लाइट कहाँ है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये देख सकते हो, ये विजुअल रेज जो मैंने लिखा है ना, एक्चुअली में यही लाइट है। ठीक है, तो मैंने कहा ना लाइट के डिफिनेशन में ऑब्जेक्ट को जो विजुअल बना दे, है ना, तो विजुअल रेज इसलिए इसका नाम है। तो इसीलिए यहीं पर आपको इसी को क्या कहा जाता है, लाइट भी कहा जाता है ना, लाइट। तो इसमें क्या होते हैं, कई कई सारे कंपोनेंट्स होंगे और उसको आप शॉर्ट में किस तरह से याद रखते हैं, विवग्योर पढ़ते हैं। ठीक है, VIBGYOR, जिसमें V रिप्रेजेंट करता है वायलेट, मतलब ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के आएगी तो वो ऑब्जेक्ट का कलर कैसा शो करेगी, वायलेट कलर का शो करेगी। उसी तरह से इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है।
ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब उसके डिफरेंट कलर्स हो गए, है ना। तो एक्चुअली में जब ये सारी वेव्स आती है हमारी आंखों में, तो हमारी आंखों ये जिस ऑब्जेक्ट से टकरा के आ रही है वो वाला ऑब्जेक्ट जो है इस कलर का हमको फील होगा। ओके, तो इसमें भी वही पैटर्न चलता है कि आप राइट से इधर आओगे वायलेट की तरफ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, और अगर आप वायलेट से जाओगे रेड की तरफ तो आपका लैम्डा बढ़ता जाएगा, वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। क्लियर है। अच्छा, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, यहीं पे मैं बात कर लूँ, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो वो एक फार्मूला जरूर फॉलो करेगा, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो यहाँ पर जो इन सब की वेलोसिटी होती है, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी को c बोला जाता है, दैट c इज कांस्टेंट एंड विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जानते हैं आप इसको। तो ये वाला फार्मूला c इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, f को हम कभी कभी n भी कह सकते हैं, तो c इक्वल टू n इंटू लेमडा। तो इस तरह से आपका ये टर्म चलता है, एंड c इज कांस्टेंट, तो आप देख सकते हैं कि f इंटू लेमडा कॉन्स्टेंट हो गया, है ना। तो इसीलिए f इंटू लेमडा इज कांस्टेंट, तो आप कह सकते हो कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो आप कह सकते हैं क्या कि जहां पर अगर किसी सीरीज में लेमडा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है ना। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, c इक्वल टू एन लेमडा। चलिए अब हम डिटेल में बात करेंगे इस विबग्योर की, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड की। तो लाइट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखिए आप। लाइट जैसा कि आप जानते हैं इसको विजुअल रेज भी कहते हैं, और इसमें 7 कंपोनेंट हो गए। विबग्योर से आप कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो आपको जो कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, वायलेट की जो आपको वेवलेंथ है याद रखनी होगी 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ के मामले में। और उसी तरह से रेड की जो वेवलेंथ होगी वो ऑलमोस्ट 7500 एंगस्ट्रॉम। किसी किसी बुक में आपको 7.8 या 7800 एंगस्ट्रॉम भी लिखा हुआ मिल सकता है, बट हम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, तो आप ये वैल्यू थोड़ा सा याद रखिएगा कि 7500 एंगस्ट्रॉम के आसपास वाला जो भी वेवलेंथ होगा वो रेड होगा, और जो वायलेट होगा वो 4000 के आसपास का होगा। यहाँ पे कहीं पर 3800 एंगस्ट्रॉम भी आपको मिल सकता है, बट ऑन एन एवरेज हम लोग यही रेंज लेके चलते हैं, 4000 टू 7500। ओके, वहाँ कभी कभी 7800 भी मिल जाता है, यहाँ कभी 3800 भी मिल जाता है, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये एक तरह से आपका जनरल या एवरेज वैल्यू है। ओके, बीच में आप ग्रीन का थोड़ा याद रख लीजिएगा, ये 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा, और ये येलो का हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। एक बात मैं और बता दूं यहाँ पे, अब मान के चलो कि अगर ये वेवलेंथ थोड़ा सा चेंज भी होता है, मान लो 5010, ओके, 5010 हो सकता है, तो वो किस कलर सो मतलब ऑब्जेक्ट से टकरा करके 5010 एंगस्ट्रॉम का अगर आपके पास कलर आ रहा है, वेवलेंथ आपकी आंखों में जा रहा है, तो आपको ऑब्जेक्ट किस कलर का दिखाई देगा, तो वो भी ग्रीनिश ही दिखाई देगा, वो भी ग्रीन ही दिखाई देगा। बट ये वाला जो ग्रीन है और वो वाला जो ग्रीन होगा उसमें बहुत स्लाइट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो जितना ज्यादा वेवलेंथ का अंतर आएगा उतना ज्यादा ग्रीन में आपको डिफरेंस आएगा। कोई ज्यादा डीप हो सकता है, कोई हल्का डीप होगा, है ना। इस तरह से आप देखते हैं कि एक ही कलर है तो उसमें भी बहुत सारी उसकी जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, कोई डीप हो जाता है, कोई बिल्कुल हल्का हो जाता है, तो वो इन्हीं वेवलेंथ्स के में अंतर आने की वजह से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये सब जो है एक जनरल वैल्यू लिखिए, एक जनरल आइडिया होना चाहिए आपको कि ग्रीन का जो होता है वो 5000 के आसपास होता है, येलो जो होता है वो 6000 के आसपास होता है, रेड जो होता है वो 7500 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और वायलेट 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। चलिए हम बात करते हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज की क्या होगी, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, आपको अभी भी बताया कि n इंटू लेमडा इज सी। ओके, तो यहाँ से आप अगर वैलेट के लिए काम करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वैलेट आपको मिलेगा c बाय लेमडा। c का मान आपका इतना हो गया 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय आपका ये हो गया फ्रीक्वेंसी, तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम देख सकते हैं। सो 3/4, और फिर ये सब आप सॉल्व करके देखो तो ये आपको पकड़ा जाएगा 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। उसी तरह से रेड का अगर हम निकालना चाहें तो 3 इंटू 10⁸, और फिर ये 7500 इतना एंगस्ट्रॉम, तो ये भी आप जब इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। हमने क्यों चर्चा की कि आपको एग्जाम में अगर कुछ आ गया ना तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको एक सिमेट्री थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। सिमेट्री किस बात की, देखो यहाँ पर क्या है, वैलेट का लेमडा 4000 है, आप इस 4 को याद रखो। रेड की फ्रीक्वेंसी आ गया वही वाला 4, तो यहाँ वाला ये डिजिट उठ के देखिए यहाँ पे आ गया, इंटू 10⁻14 याद रखिएगा। और उसकी तरह से यहाँ पर जो डिजिट है क्या है, 7.5 उठा लो,
तो देखो 7.5 वो आ गया 10^14। क्लियर है। तो इधर की सिमेट्री उठा के इधर और इधर की उठा के इधर। तो ये सिमेट्री आपको ना कुछ सिखाता है नेचर में। नेचर कहता है क्या कि आंखों में अगर वायलेट से ज्यादा एनर्जी वाली रे आई तो भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, रेड से कम एनर्जी वाली अगर आंखों में रे आई तो भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जो भी दिखेगा इस रेंज के अंदर ही जब रहेगी रे की स्ट्रेंथ तभी दिखाई देगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से दिखना शुरू हुआ है ना, और फिर कुछ मैक्सिमम दिखता गया और फिर आपको यहाँ पर फिर घटता गया और फिर इसके बाद इधर आके खत्म हो गया। तो इससे क्या होगा कि सेंसिटिविटी का हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है साइंटिस्ट ने। तो सेंसिटिविटी ऑफ साइट और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट हुआ है, तो एकदम बीच में जाकर के वो वैल्यू पकड़ती है कहाँ पे, तो ग्रीन और येलो के बीच में जाके कहीं पर मिक्स होती है। तो ये ऑन एन एवरेज लिखा हुआ है येलो और ग्रीन का मिक्सचर 5550 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर हम लोग की सेंसिटिविटी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, मतलब आंखें जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट को देख सकती है। ओके, और जैसे जैसे आपका वेवलेंथ इधर चाहे बढ़ा दो या फिर इधर कम कर दो, सेंसिटिविटी ऑफ साइट जो होती है आंखों की वो खत्म होने लगती है, कम होने लगती है। क्लियर है। तो आप अल्ट्रावायलेट में आप एक्सरे के साथ कुछ ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। मान लो किसी ऑब्जेक्ट से एक्सरे टकरा के आपकी आंखों में आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट जो है आपको विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई रेडियो वेव है वो टकरा के आंखों में आ रहा है तो वो आंखें जो है ऑब्जेक्ट को फिर देख नहीं पाएगी, तो सेंसिटिविटी उधर लॉस्ट हो जाती है, इसलिए वो गिर रहा है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि मैक्सिमम सेंसिटिविटी कहाँ होती है, तो ये जवाब याद रखिएगा येलो और ग्रीन का मिक्सचर। और अगर वो डेटा दिया हुआ है तो पकड़िएगा इनके बीच में जो लगभग इतना आता है। ठीक है, 5550 एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम कितना मालूम होना चाहिए आपको, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसके बराबर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो आगे थोड़ी सी जानकारी और हम लोग यहाँ पर लेंगे अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये क्या चीज होती है लाइट के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। तो सबसे पहले क्या हो गया कि इट इज डिनोटेड बाय म्यू। ओके, ये एक यूनिटलेस या फिर आप कह सकते हो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो होती है दो स्पीड का। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ अदर मेंशन नहीं किया है कि एयर में अलग है वैक्यूम में अलग है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग दोनों में ना लाइट की स्पीड को सेम मानेंगे। रफली हम लोग लाइट की स्पीड को इन एयर और इन वैक्यूम सेम मानते हैं। हालांकि कुछ सवाल ऐसे आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे, जब आप सॉल्व करेंगे उसको तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया है कि नहीं भाई वैक्यूम में जो होगा वो सबसे फास्ट होगा और एयर में उससे थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो वो जब अलग से सवाल में ऐसा कुछ मेंशन करेगा तब तो ठीक है, अदरवाइज इन जनरल अगर आप बात करोगे तो एयर में स्पीड या वैक्यूम में स्पीड वो लगभग एक समान मानी जाती है। ओके, तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम या इन एनी मीडियम। ओके, दो बार लिखा गया, सॉरी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कुछ ना कुछ होगा। तो याद रखिएगा कि अगर हम किसी मीडियम जैसे कि ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कांच, वाटर, इस तरह से ग्लिसरीन वगैरह कुछ भी इस तरह का आप अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर आप सोचते हो तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो वाली वैल्यू उठानी है, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है या फिर जो एयर आप ले रहे हैं जिसको आप सी कहते हैं, तो ठीक है, तो सी अपॉन वी जो आएगा मैथमेटिकली दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, वही हो जाएगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम उसको डिवाइड कर देना है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि चूंकि क्या होता है सी जो होता है दैट इज द फास्टेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो सी को हम लोग फास्टेस्ट लेते हैं तो सी इज ग्रेटर देन वी। ठीक है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब लाइट जाती है ना, तो लाइट बेसिकली क्या होता है इसके पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती है, और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है तो किसी मटेरियल मीडियम से अगर वो पास करेगा तो वो मटेरियल मीडियम की भी अपनी कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जिसको आप परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैट में अगर आपने पढ़ा है तो देखा होगा या पढ़ोगे तो देखोगे। ठीक है, तो वो उन कुछ प्रॉपर्टी की वजह से उसकी स्पीड जो होती है वो हिंडर करती है, वो थोड़ा रुकावट पैदा करता है, तो स्पीड वहां पे घट जाती है। तो किसी भी मटेरियल मीडियम की अगर आप बात करोगे ना तो वहां पर स्पीड जो होती है वो वैक्यूम वाली स्पीड से हमेशा कम आएगी। ओके, तो
हम लोग इन जनरल यहाँ पर बस इस बात से कंसर्न रखेंगे बिकॉज C इज ग्रेटर देन V। ओके, V कम होगा, C ज्यादा होगा, ऊपर ज्यादा हो गया नीचे कम हो गया, तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा आएगी, हेंस म्यू इज ग्रेटर देन 1। ओके, हालांकि जब हम एयर या वैक्यूम के लिए बात करते हैं तो इन दैट केस म्यू इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, क्योंकि ऊपर भी C नीचे भी C तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो लेकिन किसी मीडियम के लिए बात करेंगे तो दैट इज ग्रेटर देन 1 आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए, अब हम म्यू को म्यू एम लिख रहे हैं, मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम जान गए कि ये C इक्वल टू वी एम लिख दे रहे हैं, है ना। वी एम क्या हो गया, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, यहाँ हम सेम मीनिंग लगा रहे हैं। तो चलो C बाय वी एम इक्वल टू, अब C क्या हो गया, n इंटू लेमडा इन एयर, और नीचे वी एम क्या हो गया, n इंटू लेमडा इन दैट मीडियम। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो मैंने ऊपर भी n लिखा नीचे भी n लिखा, ये इसीलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है ना दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, तो वो मैंने अलग से यहाँ पे वीवीआई नोट करके लिख दिया है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, सो इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन मीडियम। तो अगर कोई भी सोर्स है तो उसकी जो भी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ उसने लाइट को इमिट किया है, तो उस सोर्स की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी उस लाइट की होगी, चाहे वो लाइट कितना भी मीडियम से क्यों ना गुजर जाए। तो यहाँ पे आपको बच्चों याद रखना है कि अगर आप मीडियम को चेंज करते हो ना, मीडियम को चेंज करते हो तो वहां पे आप फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, जो कि उस मीडियम में नहीं है। सोर्स मतलब हो भी सकता है कहने को, लेकिन कहीं दूर से भी तो आ रहा है ना, और आप इधर मीडियम में चेंज करते जा रहे हो। इधर आपने जैसे सन से आ रही है लाइट, और वो अभी क्या हुआ, मेरे ग्लास से अभी क्रॉस किया, ठीक है, फिर ग्लास के बाद मैंने उसको वाटर से क्रॉस करवा दिया, फिर वो अपना एयर में आ गया, फिर किसी ट्रांसपेरेंट ऑयल से क्रॉस करवा दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि सन ने जो भी लाइट वहां पे अपनी फ्रीक्वेंसी, सन से जो लाइट आ रही है वो सन एक सोर्स हो गया, तो वो जो भी वहां पे फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रहा है ना, वही फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट इधर से सारे मीडियम में वो चलेगी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, सो इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन मीडियम। तो जो भी यहाँ पे सोर्स ने क्रिएट कर दी एक बार जो फ्रीक्वेंसी, तो वही फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ थ्रू आउट हर मीडियम में नजर आएगी। इसलिए यहाँ भी n हो गया, यहाँ भी n हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक नया फार्मूला लेमडा इन एयर डिवाइड बाय लेमडा इन मीडियम, तो इस तरह से भी आ जाएगा। तो म्यू एम को आप लिख सकते हैं लेमडा इन एयर बाय लेमडा इन मीडियम। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में लेमडा एम निकालने के लिए कह दिया जाए तो क्या करोगे, लेमडा एयर में कितना है वो देखना पड़ेगा, और उसको क्या करना है, म्यू एम से डिवाइड कर देना है। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी मीडियम में अगर आपको लेमडा की बात करनी होगी तो वो लेमडा एम जो होगा लेमडा एयर से छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो ऑफकोर्स छोटा होगा, एक तरह से क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, है ना। वेवलेंथ को अगर आप देखोगे तो जैसे एयर में आपका ऐसा है, तो किसी मीडियम से अगर मैं इसको गुजार दूं ग्लास वगैरह, तो ये इतना फैल फैल के नहीं रहेगा, ये पास पास आ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं लेमडा कम हो गया, यहाँ पे लेमडा अधिक हो गया। ओके, तो इस तरह की बात हो जाएगी, तो वो हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। खैर, और दूसरी बात आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो तो नहीं बदलने वाला, तो फिर बदला क्या, बदली वेलोसिटी या स्पीड जो कह लो, और क्या बदला, वेवलेंथ बदला। ओके, और ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों कम हो गया। बेसिकली अगर देखा जाए कि एयर से आप किसी मीडियम में जा रहे हो तो कम हो गया। हालांकि यहाँ पर अब कंसेप्ट आता है रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम का, तो आइए उस पर भी बात करते हैं। तो आइए आगे समझते हैं कॉन्सेप्ट अबाउट रेयर एंड डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये ऑप्टिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको रेयर और डेंसर समझना होगा। बड़ा आसान है, थोड़ा सा समझेंगे इसको। तो देखिए एक्चुअली में रेयर या डेंसर मीडियम का होना ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब समझिए इसको कि वन पर्टिकुलर मीडियम, जैसे मान लो मीडियम ए, वो हो सकता है मे बी वो रेयर हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। रिलेटिव है ना, मतलब ए को जो है ना किसी बी के साथ ही आप कंपेयर करेंगे तभी कुछ रिजल्ट आएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि वन पर्टिकुलर मीडियम ए मे बी रेयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, एंड एट द सेम टाइम मीडियम ए जो था दैट मे ऑल्सो बी डेंसर टू, डेंसर भी हो सकता है लेकिन बी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, किसी अनदर और किसी तीसरे मीडियम सी के साथ। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि कोई भी एक मीडियम जो है ना वो किसी दूसरे मीडियम के साथ, अभी हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई ये रेयर है, मेरा मीडियम ए रेयर है, और अभी मैं ए को फिर क्या कर रहा हूँ किसी तीसरे मीडियम सी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ,
तो हमें पता चल रहा है कि नहीं अभी ये अब डेंसर बन गया। तो पहले केस में क्या था, रेयर था, दूसरे केस में क्या हो गया, डेंसर हो गया, है ना। तो ये एक रिलेटिव टर्म है कि आप किसके साथ, किस मीडियम के साथ, एक मीडियम का कंपैरिजन आप दूसरे किस मीडियम के साथ कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि इट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट, दैट इज वन पर्टिकुलर मीडियम ए मे बी रेयरर with respect to medium B and at the same time medium A may be denser with respect to medium C also। चलिए इसको एक बार फिर से एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे मान लो कि मेरे पास 3 मीडियम हो गया, मीडियम ए, मीडियम बी, मीडियम सी, क्लियर है। अब मीडियम ए में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको मैं कह रहा हूँ VA है, मीडियम बी में हमारे पास VB है, मीडियम सी में हमारे पास VC है, हो गया, BA VB VC। अभी क्या सोचना है, देखो अब हमें क्या करना है, कंपेरिजन करना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए जो कि BA का और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी जो कि BB का, इन दोनों में ज्यादा कौन है, ठीक है। मान के चलो कि ए की ज्यादा आ गई, ए में स्पीड ज्यादा आ गई, तो VA अगर स्पीड लाइट की ज्यादा आ गई मीडियम ए में तो क्या हो गया, VA ग्रेटर देन BB। और ऐसा जब होगा तो इसका मतलब है कि ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूर कम होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर स्पीड आपकी अधिक आ रही है तो वहां पर म्यू कम होगा, और अगर स्पीड कम हो रही है तो वहां पर म्यू ज्यादा होगा। क्यों, तो अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था म्यू इक्वल टू सी अपॉन भी, सी कांस्टेंट, तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इसे भी चाहे तो आप साइड में नोट कर सकते हैं, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो अगर आप किसी मीडियम में ऑब्जर्व करते हो कि वेलोसिटी अधिक आ रही है, इसका मतलब वहां म्यू कम होगा, और अगर किसी मीडियम में वेलोसिटी कम आ रही है तो इसका मतलब वहां म्यू ज्यादा होगा। तो इनवर्स रिलेशन चलता है, तो वही है, अगर VA ग्रेटर देन VB तो म्यू ए लेसर देन म्यू बी, क्लियर है। और जिसका म्यू ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, उसी को हम डेंसर बोलेंगे, जिसका म्यू कम है उसको हम क्या बोलेंगे, रेयर बोलेंगे, क्लियर है। तो हम लोग यही बात अगर हम ऑब्जर्व किए कि स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन बी, मतलब VA इज ग्रेटर देन BB व्हिच मींस म्यू ए इज लेसर देन म्यू बी, तो आपका मीडियम ए इज रेयर कहलाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। ओके, ए इज रेयर, कंपैरिजन कर रहे हो आप बी के साथ, तब ये ए क्या हो गया, रेयर हो गया। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मीडियम ए रेयर हो गया, मीडियम बी डेंसर हो गया। तो एक बार फिर से थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिसका म्यू कम होगा, यहाँ देख रहे हो ए कम है, ए का कम है, तो ए वाला क्या होगा, रेयर, और जिसका म्यू ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, डेंसर कहलाएगा, क्लियर। चलिए अब उसी तरह से ए को सी के साथ कंपेयर कर रहा हूं मैं। तो उसी तरह से मान लो कि अभी हमने फाइंड किया कि VA जो है वो कम है VC से, राइट, मतलब VC ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब म्यू पर क्या असर पड़ेगा, तो म्यू में उलट जाएगा, म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू सी हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो म्यू ए जो है वो इस बार ज्यादा हो गया, तो मैंने अभी क्या समझाया आपको, जहां पर म्यू ज्यादा होगा डेंसर और जहां पर म्यू कम होगा रेयर, क्लियर है। तो मीडियम ए जो होगा इस बार क्या होगा, ये ज्यादा है, तो मीडियम ए इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सी, सी के साथ कंपैरिजन में अभी मीडियम ए क्या हो गया, डेंसर हो गया। तो ऊपर वाले एग्जांपल में आपने देखा कि मीडियम ए इज रेयर, और नीचे वाले एग्जांपल में देखो तो मीडियम ए इज डेंसर, क्लियर। तो वही मीडियम ए रेयर बन जाता है मीडियम बी के साथ कंपैरिजन करने पर, वही मीडियम ए डेंसर भी बन जाता है सी के साथ कंपैरिजन करने पर। तो वन एक रिलेटिव टर्म, ठीक है। तो हम लोग देखें कि जिसका म्यू ज्यादा था तो वो क्या हो गया, डेंसर में आ गया, तो म्यू ए था ज्यादा तो डेंसर मीडियम में कौन आ गया, ए, और ये सी का कम था तो कौन हो गया, सी। चलो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे तुम्हें समझाता हूँ, और ये तुम्हें याद भी रखना है, और एक क्वेश्चन के रूप में आपसे मैं पूछने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। म्यू ऑफ ग्लास, ओके, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम, तो लाइट उसे पास करती है, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो होती है 1.5, ठीक है, 3/2 जहां यूज करना हो रेशियो वाले टर्म में तो वहां यूज करना, नहीं तो 1.5 उसको यूज करना, तो 1.5। और जो वाटर होता है उसका होता है 4/3, जिसको हम लोग 1.33 अप्रोक्स लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए, याद रखना होगा, ग्लास का 1.5 और वाटर का कितना, वाटर का 4/3 मतलब 1.33 के आसपास। तो ज्यादातर कोशिश करिएगा 4/3 को यूज करने का, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आगे आता जाता है 1.3333, तो डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और एयर का हो गया वो ऑलमोस्ट 1 ही है, तो 1 रखिए इसको, वैक्यूम का भी 1, एयर का भी 1। चलिए, तो अभी मैंने आपको 3 डेटा दिया, अब आप देखो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो इस वाले एग्जाम्पल को सेटिस्फाई करते हुए अगर हम इन तीनों वैल्यूज को देखें तो क्या आप बता सकते हैं कि किसको हम ए रखें, किसको बी रखें, किसको सी रखें। मतलब ए की जगह क्या होगा, ग्लास होगा, वाटर होगा या एयर होगा, बी की जगह ग्लास वाटर एयर में से कौन, और सी की जगह ग्लास वाटर एयर में से कौन। तो क्या आप इसको अरेंज कर सकते हैं,
तो वीडियो को आप पॉज करें और अपने हिसाब से एक बार आंसर को सोचें। तो आई होप आपने अपना आंसर कर लिया होगा। तो आइए मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, म्यू ए कम है म्यू बी से, ओके, और म्यू ए ज्यादा है म्यू सी से। इन्हीं दोनों इंफॉर्मेशन को आप सेलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, म्यू ए कम है म्यू बी से, और इसी को म्यू सी जरा मैंने उलट के लिख दिया। देखो क्या है, म्यू ए ज्यादा है म्यू सी से, मतलब म्यू सी कम हुआ म्यू ए से, म्यू सी कम हुआ म्यू ए से, तो म्यू सी कम हुआ म्यू ए से। क्लियर है? तो आप क्या देखते हो कि म्यू ए कम है म्यू बी से, मतलब ए बी में बी सबसे ज्यादा हो गया, और ए सी में ए ज्यादा हो गया, मतलब सी कम हो गया, तो सी सबसे कम हो गया और बी सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है? क्यों? क्योंकि ए से ज्यादा कौन था, बी, और ए से कम कौन है, सी। तो आप एक ऑर्डर सजा सकते हैं क्या, कि म्यू सी सबसे कम हो गया, फिर इसके बाद म्यू ए हो गया, और फिर इसके बाद म्यू बी हो गया। तो सबसे ज्यादा कौन, म्यू बी, सबसे कम कौन, म्यू सी, और बीच में कौन आ गया, म्यू ए। तो यहाँ जो मैंने आपको 3 वैल्यूज दी, इनमें अब आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा वाला खोजना है, और उसका नाम क्या हो जाएगा, म्यू बी। तो सबसे ज्यादा कौन है, ग्लास, तो ग्लास कहाँ चला जाएगा, बी वाले में, तो बी वाला ग्लास। क्लियर? और सबसे कम सी वाला, सबसे कम सी खोजिए, इसमें सबसे कम खोजिए, मतलब 1, तो म्यू ये सी में चला जाएगा, सी में आ गया 1, मतलब म्यू ए एयर वाला। क्लियर है? और जो बच गया आपका बीच वाला, वो चला जाएगा ए में, बीच में है, तो बीच की वैल्यू कौन है 1.33, वो चला गया ए में। ठीक है? तो अब आप ये बात समझ सकते हैं। तो क्लियर बात है। तो म्यू डब्ल्यू, म्यू जी और म्यू ए देख सकते हैं। तो आप कह सकते हो, यहां से भी आप सीधा सीधा कह सकते हो 1.5 और 1.33 ग्लास और वाटर के बीच में किसका म्यू ज्यादा हुआ, ग्लास का, तो ग्लास इज डेंसर, और किसका म्यू कम हुआ, वाटर का, तो वाटर इज रेयरर। क्लियर है? साधारण सी बात है। उसी तरह से जब आप वाटर और एयर को कंपेयर करोगे, तो वाटर बन जाएगा अभी आपका क्या, डेंसर बन जाएगा। अभी ग्लास और वाटर के साथ कंपेयर करो, ग्लास और वाटर के साथ कंपेयर करोगे तो वाटर क्या होगा, वाटर रेयरर बनेगा। क्लियर? और अगर वाटर और एयर के साथ कंपेयर करो, वाटर और एयर के साथ कंपेयर करोगे तो वाटर क्या होगा, डेंसर होगा। सही बात? चलो ग्लास और एयर के साथ कंपेयर करो, कौन रेयर कौन डेंसर, तो ऑफ कोर्स एयर रेयर, एयर हो जाएगा रेयरर, और ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर, ज्यादा म्यू। तो सीधा सीधा देख लेंगे, जिसका म्यू ज्यादा उसका दो के साथ कंपैरिजन करना है, दो मीडियम का, और उसमें से जिस मीडियम का म्यू अधिक आएगा वो डेंसर कहलाएगा, जिसका म्यू कम आएगा वो रेयरर कहलाएगा। ठीक है? रेयरर वाले में स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो ज्यादा आएगी, वेवलेंथ की वैल्यू भी जो उसमें होगी वो ज्यादा आएगी। ओके, ये सारी चीजें, हालांकि फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम सेम रहेगी। ठीक है? तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट लाइट का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ठीक है, और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो उन एप्लीकेशंस को आपको बताएंगे, उन्हीं से क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था, क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो सीधी सी बात है, समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो इसको अच्छे से मन लगा के पढ़िए। वीडियो को मन करे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जैसे मैं बांट रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट बांटिए। सब जगह जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके अच्छा पसंद आया, समझ में आई बातें, कुछ रिवाइज हुई चीज़ें, कंसेप्ट कुछ अच्छा क्लियर हुआ, तो लाइक बटन जरूर दबाएं, और हो सके तो कोई दिक्कत हो या अप्रिसिएशन की कोई बात हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।